हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो 2020 सीरीज चल रही है, जो सुपर टेट के एग्जाम को देख करके बनाई गई है, इसके जो मैथ के प्रश्न हैं, आपने सेट 4 लगाया होगा, उसमें जो गणित के प्रश्न थे उनको लेकर के आगे उपस्थित हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत ही पसंद आए होंगे। और जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, आप उसके संपर्क करके इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि इन प्रश्नों को किस तरीके से हम आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये था, पाई माइनस ई है। तो पाई माइनस ई क्या है उसके बारे में ये हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें सही बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाई और ई है क्या। पाई जो है ये इसका मान 22/7 होता है। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका मान हमेशा 22/7 रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः जब हम वृत्त संबंधी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि उनका एरिया निकालना या फिर उनकी जो है परिधि या परिमाप या सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। दशमलव में बात करें तो इसका मान होता है 3.1459। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। और अगर ई की बात करें तो ई को हम इलर्ट्स नंबर कहते हैं। इलर्ट्स नंबर, इलर्ट्स नंबर क्या है, इसको जो है गणितज्ञ थे इलर, इन्होंने इसको जो है सबसे पहले बताया था, इसलिए इसे इलर्ट्स नंबर कहते हैं। इसका प्रयोग गणितीय जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम लॉग वगैरह पढ़ते हैं तो लॉग लॉग वगैरह में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2.7182, इस तरीके से ये इसका नंबर मतलब इसका मान होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दशमलव दिया हुआ है, यानी कि पाई का मान जो है वो ई से बड़ा है। तो ये अगर हम इसे घटाते हैं तो ये धनात्मक आएगा, ये धनात्मक आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। परिमेय भी दिया हो, परिमेय परिमेय भी दिया है। तो पाई जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जब हम इसके दशमलव का प्रसार करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई निश्चित पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब एक रैंडम नंबर हर बार आ जाता है और हम कोई एक पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरीके से ई में, ई का जो मान होता है उसमें भी आप देखेंगे तो एक रैंडम नंबर हर बार आते हैं, तो आप कोई भी पैटर्न उसमें देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि ये भी दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। जब एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या में जोड़ी या घटाई जाती है तो जो हमारा उत्तर आता है, यानी कि जो हमारा इसके बाद उत्तर आएगा जोड़ने या घटाने के बाद में, वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यानी कि अगर एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या को हम जोड़े या घटाएं तो उत्तर हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं क्या निकलता है। एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक तो है लेकिन परिमेय नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो नहीं है और साथ ही परिमेय भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सीधे कहा गया एक परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। परिमेय और अपरिमेय दोनों, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका उत्तर कौन सा सही है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया है, यहाँ पे दिया है 1.3 और उसके ऊपर एक ये लाइन खींचिए, इसको हम बार पढ़ते हैं, बार 1.3 बार, यानी 1.3 का बार यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका हम मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जब इसका हम प्रसार करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1.3333, ये इस तरीके से क्या रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे ये लगातार चलता रहेगा, ये प्रोसेस कभी भी रुकने वाला नहीं, अनंत तक ये चलता जाएगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जैसे मान लिया कि एक नंबर लिखा हुआ है 1.54 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस दोनों के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो इसका प्रसार कैसे होगा, इसका प्रसार होगा 1.545454, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी संख्याएं बार बार क्या होती हैं, ये रिपीट होती रहती है।
ठीक है। तो अब इनका हमें इस संख्या का हमें भिन्न रूप देखना है कि भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, कैसे निरूपित करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए, कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने का वैसे तो तरीका है लंबा का, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे 1.3 का बार लिखा है, तो यहाँ देखेंगे कि जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम पूरा पूरा लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने हम माइनस करेंगे, यानी यहां से हम -1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने अंक रिपीट होते हैं उतने 9 नीचे लिखने रहते हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक, यानी 3 जो है वो इकलौता ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कितने बार 9 लिखेंगे, एक बार। तो नीचे एक बार हम 9 लिख देते हैं। अब इसको हम घटाते हैं, घटाने के बाद कितना आएगा, ऊपर 12 और नीचे कितना आएगा, 9। इसको काटते हैं तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, 4/3 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसको हम आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके के शॉर्ट मेथड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उस पे आपको इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हमारा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाई। फिर से एक बार पाई का आ गया है। तो पाई क्या है, पाई एक सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या नहीं है। पहले प्रश्न में बता चुके हैं। परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं ये हम बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3.14 इस तरीके से पैटर्न आता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, तो हम बता ही नहीं सकते वो अभाज्य है कि भाज्य है। पूर्णांक पूर्णांक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद इसमें कुछ संख्या और अलग से जुड़ी है, इसीलिए ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक परिमेय संख्या 5/19 दिया हुआ है, ठीक है। इसके योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे देखिए दो शब्द दिया है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी संख्या ढूंढना जिन दोनों को जोड़ने पे उत्तर 0 आ जाए। जैसे कि 5 है, 5 में हम क्या जोड़े कि हमारा उत्तर 0 आ जाए, ठीक है। हमें वो संख्या बतानी है जिसमें हम 5 में जोड़े तो हमारा उत्तर 0 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? ऐसी केवल एक ही संख्या है, -5। अगर 5 में आप -5 जोड़ोगे तो उत्तर आपका 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखना है तो केवल आप चिन्ह बदल दीजिए। यानी अगर जैसे -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका हो जाएगा केवल 4, यानी प्लस का 4, ठीक है। तो चिन्ह बदलिए, आपको योज्य प्रतिलोम आसानी से मिल जाएगा। फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में देखते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करना कि उत्तर 1 आ जाए। यानी अगर मान लिया कि 10 लिखा है तो 10 में हम किस संख्या से गुणा करें कि हमारा उत्तर 1 आए, ठीक। यहाँ पे उत्तर क्या लाना था, 0, और वो भी जोड़ने पे। यहाँ गुणा करने पे उत्तर क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे इसको? ऐसी केवल एक संख्या है, इसको हम 1/10 से गुणा कर दें तो 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये जो एक उत्तर आ रहा है ये गुणात्मक प्रतिलोम को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हमने निकालना सीख लिया। अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है 5/19, यानी कि 5/19 हम लिख लेते हैं, और इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -5/19। दोनों की गुणा कर दी हमने। का गुणात्मक के गुणनफल का, यानी इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा में हमारा माइनस है, माइनस और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25। 5 और 5 की गुणा से 25, और 19, और 19 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 361। यहाँ पे आएगा 361, यानी दोनों को इस तरीके से हमने गुणा करके निकाल लिया, इतना आएगा। इसके बाद कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी यहाँ पे हम इस संख्या को उल्टा करके लिख देते हैं। तो ये माइनस चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा इसमें, ठीक है। और इसको उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 361/25, यानी 361/25 जो है वो हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ध्यान रखिएगा, योज्य प्रतिलोम में हम चिन्ह बदलते हैं, संख्या वही रहती है, बस चिन्ह बदलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या में चिन्ह नहीं बदलते, संख्या को हम उल्टा कर देते हैं। इस तरीके से हम आसानी से योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक तो है उत्तरवर्ती, सॉरी उत्तरवर्ती कहें इसको या परवर्ती कहें, परवर्ती, ठीक है, और दूसरा है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ये नंबर दिया। परवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही बात होती है। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का, ठीक है, पोस्ट। तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब हम इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक। मान लिया 10 लिखा है तो 10 का पूर्ववर्ती हो जाएगा इसके पीछे की संख्या, इसमें से -1 करिए तो पीछे की संख्या क्या मिलेगी? 9। और अगर हम उत्तरवर्ती की बात करें तो आपको एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जोड़ने पे 11 मिलेगा और एक घटाने पे आपको इधर 10 से 1 घटाने पे 9 मिल जाएगा। तो ये पूर्ववर्ती है और ये क्या है? ये है हमारा परवर्ती या उत्तरवर्ती। तो इसमें देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, यानी 1000 अगर लिखा है तो 1000 से पूर्ववर्ती में कितना मिलेगा? 999। और फिर इसका पूर्ववर्ती तो कितना मिलेगा? 998। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं दूसरा, दूसरे में दिया है पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी 1000 लिखा है, पहले हम पूर्ववर्ती जाएंगे तो हमें मिलेगा 999। उसके बाद में फिर दिया है कि इसका परवर्ती, यानी यहां से वापस फिर हम इधर लौट आएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें फिर से 1000 मिल जाएगा। जैसे यहाँ दिया है 1000 तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला दिया है 1000 के पूर्ववर्ती, यहाँ पे पूर्ववर्ती होना चाहिए, पूर्ववर्ती का परवर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1000 का पूर्ववर्ती होगा 999 और इसका फिर से परवर्ती क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। दिया क्या है? 1002, ये भी गलत है। फिर दिया है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, देखिए 1000 लिखा है, इसके परवर्ती का, परवर्ती मतलब आगे का, यानी यहाँ पे मिलेगा 1001। और फिर से इसका पूर्ववर्ती यानी इसके पहले का, इसके पहले का नंबर कौन है? ये है, खुद 1000 आ जाएगा। यहाँ पे 1000 दिया भी है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा उत्तर होगा? डी होगा। तो ध्यान रखिए, उत्तरवर्ती या परवर्ती का मतलब होता है संख्या में हम एक आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब होता है संख्या में हम एक पीछे बढ़ेंगे, यानी -1 करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ना है और यहाँ पे एक घटाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? अब देखिए, आप वर्ग करिए किसी भी संख्या का, मान लिया कि हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करते ही क्या मिलेगा? 100, यानी इकाई का अंक क्या मिल गया हमें? 0। 0 मिलते ही यानी कि हमें 0 तो मिल जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं हो सकता है तो 0 तो हो सकता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए हम करते हैं 11 का वर्ग, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121, 121 आएगा। यहाँ पे देखिए इकाई पे क्या है? 1 है, 1 हमें मिल गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। फिर देखिए आप करिए 2 का वर्ग करिए तो कितना आएगा? 4। 4 का वर्ग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 16। 3 का कर लीजिए कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, आप इसी तरीके से वर्ग करते रहिए, आपको कहीं भी 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 नहीं आ सकता, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 25 रहा, 5 की बात रही तो देखिए 5 का ही वर्ग करके देखिए तो आपको 25 मिल जाएगा, यानी देखिए 5 आ रहा है इकाई पे, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती। अब दो परिमेय संख्याएं आप ले लीजिए, मान लिया कि दो परिमेय संख्याएं हम ले लेते हैं, ये संख्या रेखा है और यहाँ पे ले लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 15। इनके बीच में कोई भी दो परिमेय संख्या है, इनके बीच कोई परिमेय संख्या नहीं, ऐसा ही नहीं, यहाँ पे 11 भी होगा, यहाँ पे 12 भी होगा, इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। इनके बीच में भी कई छोटी छोटी संख्याएं होंगी, ठीक है, जैसे 10.1, 10.2, 10.3, इस तरीके से। तो कोई संख्या नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। केवल एक परिमेय संख्या होती है, नहीं, ये भी गलत है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है, हाँ, इसमें इनके बीच में इतनी संख्याएं होती हैं कि आप गिन नहीं सकते, ठीक है, तो वो अनंत सही है। यहाँ केवल एक परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी सही। यानी कोई भी आप दो परिमेय संख्याएं लीजिए और उनके बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। दोनों संख्याएं, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी?
अनंत होंगी, इनको हम गिन नहीं सकते, जितनी लिखना चाहे उतनी लिख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। 7 है और 13 है, इनके बीच में परिमेय संख्याएं गिनिए। क्या गिन सकते हैं आप? चलिए मुख्य मुख्य संख्याएं गिन लेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो आप गिन लेंगे। फिर 7 और 8 के बीच में 7.1, 7.1, 5, 7.1, 8 लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं। केवल आप 7 और 8 के बीच की ही संख्याएं नहीं गिन पाएंगे, तो ये तो बहुत दूर है। तो इसलिए कितनी संख्याएं होंगी? अनंत। इसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है पाई क्या है। अभी पहले प्रश्न में बताया गया था कि पाई के बारे में बताया गया था। पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है और इसके बारे में कोई भी कथन नहीं कह सकते। विषम संख्या नहीं कह सकते, होगी या नहीं होगी, सम भी नहीं कह सकते, अभाज्य भी नहीं कह सकते। तो सीधे सीधे ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 35। अब विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। आपको पहली 35 लेनी है, यानी कितनी संख्या लेनी है? 35। ठीक है, तो जिन लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ रखी है उनको पता होगा इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जिन्होंने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे और समांतर श्रेणी का भी एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में क्या होता है, जब हम n पदों का योग करते हैं तो उसको हम लिखते हैं Sn। यहाँ पे होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका सूत्र होता है। n क्या होता है? n होता है पदों की संख्या। कितने पद लेने हैं यहाँ पे? 35। यहाँ n का मान कितना होगा? 35। a लिखा हुआ है, a का मान मतलब होता है कि पहला पद कौन सा है। तो पहला पद देखिए कहाँ शुरुआत होती है? 1 से, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और d क्या होता है? इसमें 3 है, n, a और d। ठीक है, तो d क्या होगा? d होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो इसके बीच में अंतर देखिए कितना है? 2 का। इसके बीच में देखिए 2 का अंतर है। इसके बीच में देखिए 2 का अंतर है। समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें हर पद के बीच में एक समान अंतर होता है, इसीलिए इसे सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सबके बीच में 2-2 का अंतर है, इसलिए डी का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35/2। यहाँ पे कितना होगा? 2 × 1 प्लस n-1 यानी 35 - 1 और d कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 से ये 2 और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 35। ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 1 कम 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 35 से 1 चला गया तो कितना बचा? 34। यानी कितना आएगा? 35 ये और 34 और 1 35, यानी 35 गुणे 35 कितना आएगा इसका उत्तर? 35 और 35 की आप गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1225 इसका उत्तर आएगा। इसके मिलाते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। इसका उत्तर कौन सा होगा? ए होगा 1225। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। देखिए दो संख्याएं हैं, इनका योगफल क्रमशः, दो संख्याएं हैं, योगफल 11 है और 18 है। तो दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या है x और एक संख्या है y। ठीक है, तो अगर हम करते हैं x + y, तो x + y करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अगर हम इनका गुणनफल देखते हैं, यानी x × y करेंगे तो कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। ठीक, यानी x y हम सीधे लिख सकते हैं, ये 18 आएगा, हमारा 18 आएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इनके व्युत्क्रमों का, तो किसी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे 5 लिखा है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। जैसे लिखा है 7/8 लिखा है, तो 7/8 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसको उल्टा कर दे, 8/7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही x लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। y लिखा है क्या हो जाएगा? 1/y।
और इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, यानी इन दोनों को जोड़ लें तो क्या होगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका है, यहाँ से या तो एक्स वाई के मान हम निकालें और इसमें रखें, फिर इसको हल करें, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा तरीका देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इनका लासा ले लेते हैं, ये यहाँ से x और y लासा आ जाएगा, ठीक है। तो अब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर y बचेगा और इधर क्या बचेगा, x बचेगा, यानी ये x प्लस वाई है और नीचे x वाई। देखिए ये योगफल दिया है, यानी x प्लस वाई दिया है, ये हमारे पास क्या है 11, तो ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे क्या दिया है एक्स वाई गुणा, तो नीचे क्या आ जाएगा 18, यानी 11/18 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 11/18। तो इसको आप सरलता से कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर एक्स वाई का मान निकालते तो यहाँ पे दो घात समीकरण बन जाता और काफी लंबा पड़ जाता। सरल तरीका क्या था कि इसी तरीके से इसको हम हल करें, उनके मान जहां पे आए वो रख दें हम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। ठीक है, दो अंकों वाली एक संख्या है, ठीक, मान लिया कि अंक है a और b, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 10a प्लस b। जो अंक इकाई के स्थान पे होता है उसे हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो अंक दहाई पे होता है उसे हम 10 में गुणा करके तब लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे 25 है, तो 25 को लिखने का तरीका क्या है, 5 को एज इट इज रखेंगे, 2 को हम 10 से गुणा करके लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 दूना 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का निरूपण होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहे हैं दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यानी दोनों अंकों का योग कितना है, वो 7 है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट दिया जाता है। तो अंकों का क्रम उलट दिया जाता है, वह संख्या है। अगर हम यदि संख्या जो है वो क्या कर दिया जाए, संख्या अंकों का क्रम क्या हो जाएगा, उलट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यदि संख्या में 27 जोड़े, यानी संख्या क्या थी हमारी 10a प्लस बी, और इसमें कितना जोड़ना है, यहाँ पे हमें 27 जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 27 को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, तो अंकों का क्रम उलट जाता है, यानी जो संख्या थी वो उलट जाती, उल्टी बन जाती, यानी हो जाएगा 10b प्लस a हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई थी और दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकालते थे, तो इसको इधर लाएंगे और इसको भी इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 10a माइनस a, ये वाला इधर जाएगा, प्लस b माइनस का 10b और इक्वल टू माइनस का 27 ही आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9a माइनस का 9b, ठीक है, माइनस का 9b होगा और इक्वल टू माइनस का 27। अब देखिए यहाँ पे हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b और 9 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 63। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 9b और 9b क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 18a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, घटाएंगे आप इसको, माइनस का 27 घटेगा तो 13 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 13, सॉरी 27 घटाना है तो हो जाएगा 13 से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 गया तो ये बचेगा 5 से 2 गए तो हो जाएगा 3, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18 दूना 36, 2 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 2 आ गई। अब हमें b का मान निकालना है। यहाँ देखिए a और b को जोड़ते हैं तो 7 आता है, a 2 है तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस 5, ये b का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब संख्या आपको लिखनी है, तो संख्या आप कैसे लिखेंगे, a के स्थान पे देखिए क्या था, a के स्थान पे 2 था और b के स्थान पे क्या था, 5 था, तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 25 आ जाएगी। इसमें उत्तर देखते हैं कहाँ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से होने लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है 496
और 318 का निकटतम सैकड़े में मान क्या है, प्लस 318, इनको जोड़ना है आपस में। तो इसको जोड़िए, कितना होगा, 8 और से 14 के 4 हासिल है 1, 2 हो जाएगा, 2 9 2 11 का 1 हासिल है 1, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 814 आया। ठीक है, तो सैकड़े में मान लिखना है। सैकड़े में मान का मतलब होता है निकटतम सैकड़े में मान, मतलब नजदीक का 100 कौन सा है, जैसे 100 200 300, इस तरीके से करते करते यहाँ पे हो जाएगा 900, ये इतने सैकड़े हैं। तो 814 किसके ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ से देखिए ये 800 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे कहीं पे 800 आएगा। ठीक है, 800 से थोड़ा ऊपर आपको 814 मिलेगा, यानी इसकी नजदीकी 800 से ज्यादा है, 900 से नहीं है। अगर ये 860 के करीब होता तो ये किसके ज्यादा करीब होता, ये 900 के होता, तो यानी इसका निकटतम मान कौन सा आएगा, 800 आएगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। अब इनमें आपको 4 अंकों वाली संख्या बताना है। अच्छा, पहली जो 4 अंकों वाली संख्या पड़ेगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी 1000। ठीक है, और जो अंतिम 4 अंकों की संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो खुद ही 3000 होगी। तो 3000 में से अगर हम 2000 को घटा दें, सीधे सीधे सॉरी 1000 को घटा दें, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कितना आएगा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो ये आ जाएगा हमारा 2000। यानी इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2000 है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ठीक, को विभाजित करने का मतलब, शेषफल मतलब हुआ जब हम इस संख्या को किसी संख्या से विभाजित करते हैं, इनमें से, ठीक है, इनमें से किसी संख्या से विभाजित करते हैं, तो शेष जो है वो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो इसमें हम विभाजकता वाले नियम लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे लास्ट में, इसमें पहले हम 11 का लगा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इसके विषम जगह पे जो इसके अंक हैं उनका योग करते हैं, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे देखिए जो सम जगह पे है, सम जगह पे यानी कि कौन सा है, 3 है और 1 है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 11। ठीक है, अगर इस तरीके से ये आ रहा है, अब 11 देखिए 11 किससे विभाजित होगा, केवल 11 से होगा। ठीक है, तो यानी ये हमारी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से, ये डी ऑप्शन। ये जो नियम मैंने बताया ये 11 से विभाजित होने का नियम है। यानी अगर आपको डिविजिबिलिटी जाननी है कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है किसी नंबर के लिए, तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। यानी कोई भी संख्या अगर है तो उसके जो विषम जगह पे जो अंक लिखे हैं और जो सम जगह पे अंक लिखे हैं उनको अलग जोड़िए और इनको अलग जोड़िए, उसके बाद उनका अंतर देखिए। अगर वो अंतर 11 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का आंसर। ये तो बहुत ही आसान है, इसके अंकों को पलट दीजिए, यानी जो पहला था वो आखिरी और जो आखिरी था वो पहला बना दीजिए। तो यानी ये पहला हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5, 1 7 6 5। इस तरीके से हम इसको उलट देते हैं और इसका अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ से अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 से 5 गए, 6 बचे, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे 16, 16 से 7 गए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 4 से 1 गया तो कितना बचेगा, 3, 3906। यानी कि हमारा कौन सा उत्तर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इन कथनों को पहचानना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में कई कथन यहाँ बताए गए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। जैसे मान लेते हैं 1 दिया गया, 1 के गुणनखंड निकालिए कितने होंगे, 1 के गुणनखंड 1 ही होगा, केवल 1।
ठीक, मान लिया 3 ले लीजिए, इसके गुणनखंड देखिए कितने हैं, इसके तो 1 से कट जाएगा या तो ये 3 से कट जाएगा, तो इसके तो 2 गुणनखंड आ गए, 2 ले लीजिए, 2 के भी 2 गुणनखंड मिलेंगे, 1 होगा और 2 होगा, यानी जो संख्या या तो 1 से कटे या खुद से कटे या उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ 1 के केस में केवल ऐसा है कि इसका एक ही गुणनखंड मिल रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही निकालना है, तो ये लिखा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो सही लग रहा है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये गलत है। एक संयुक्त संख्या है, वो भी नहीं है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, अब देखिए 2 के गुणनखंड गिनिए, एक तो ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसके 2 गुणनखंड मिल गए, यानी अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है, यानी इसका कौन सा उत्तर सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं, तो a के कितने मान होंगे, यानी a+2 और a+4 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अविभाज्य संख्याएं हैं, तो a के कितने मान होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए a की जगह आप 0 रखिए, तो 0 रखते ही यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, जो कि अविभाज्य संख्या नहीं है, तो 0 नहीं हो सकता। उसके बाद आप यहाँ पे आप 2 रखिए, 2 रखते ही 2 हो जाएगा, ये वाली संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या बनेगी आपकी 4, और ये संख्या क्या बनेगी, ये संख्या बनेगी 4 और 2 6 बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये अविभाज्य संख्या कहाँ रहेगी, ये 4 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 6 भी देखिए 3 से कट जाएगा, तो यानी कि ये क्या है, ये अविभाज्य संख्या नहीं है। अब एक की जगह हम 3 रख के देखते हैं, 3 रखिए तो यहाँ पे हम 3, पहली संख्या 3 मिलेगी, दूसरी यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये 7। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये अविभाज्य संख्या है, ये भी अविभाज्य संख्या है, अविभाज्य कहें या अभाज्य कहें एक ही बात है, ठीक है। तो 7 क्या है, 7 भी अविभाज्य संख्या है, तो ये तीनों देखिए अविभाज्य संख्या मिल गई, तो हमें यानी कि 3 तो हो सकता है, ठीक है, एक संख्या तो मिल गई कम से कम। अच्छा, दूसरी संख्या पता करते हैं, 3 की जगह हम 4 रख देते हैं, 4 रखने पे क्या हो जाएगा, ये ही 4 हो जाएगा, तो ये 4 होगा, तो ये अविभाज्य नहीं रह जाएगा, तो 4 नहीं हो सकता। 5 रखते हैं, तो यहाँ 5 रखेंगे, इस पे अगर हम 5 रखेंगे तो एक तो संख्या 5 हो गई, यहाँ 5 रखेंगे, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब इसमें देखिए ये दोनों तो अविभाज्य है, लेकिन 9 क्या है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें तीनों का जो एक साथ है वो सेट ऐसा नहीं मिलेगा कि तीनों अविभाज्य एक साथ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, केवल एक ऐसी संख्या, यानी एक का मान केवल 3 हो सकता है, जो रखने पे ये तीनों जो नंबर हमारे दिए गए हैं, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अविभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 32 है, 2 संख्याएं दी हुई है हमें जिनका योग 32 दिया हो, यानी x + y, ये 2 संख्या है जिनका योग हमें 32 दिया हो। इनमें से यदि एक संख्या -36 है, एक संख्या दी है -36, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए x की जगह -36 रख दीजिए, प्लस y = 32 आ जाएगा, y का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 32, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 36, जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 और 2 कितना हुआ, 8, 3 और 3 कितना हुआ, 6, तो इसका उत्तर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका उत्तर होगा बी 68। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है। 25 यानी हमें 1 से शुरू करना है और 25 तक जाना है और पता करना है कितनी संख्या है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 होगा, 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा, उसके बाद 25 होगा। तो गिनती कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी नहीं होगा, तो कितनी आई, 9 आई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी, यानी कि 9 संख्याएं ऐसी है जो 1 से पहली जो 25 संख्याओं में हमें कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, 9 मिलेंगी।
ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे जिनका हल मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।